गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज है संडे, मतलब फंडे मेरे भाई। और कल की क्लास में देखो, कल क्या है इसका मतलब, जैसे मतलब जो भी पेन ड्राइव वगैरह जो कुछ होती है उसका स्लॉट क्या हो गया था, पूरा मतलब भर चुका था। उसकी वजह से आपकी क्लास आधी हो पाई थी। उसके लिए मेरे भाई कान पकड़ के सो रही है सभी से। 22 मिनट की क्लास हो पाई थी, समझा भी नहीं पाया था। तो अभी अपन कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे और फिर अपन मतलब जो आधे घंटे को ही उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है? हाँ गुरुजी, 1.5 घंटे की, हाँ मेरे भाई 1.5 घंटे की ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आज संडे की क्लास है, संडे मतलब फंडे। आज तो तुम्हें कुछ करना है ही नहीं, है ना? कुछ करना नहीं है गुरुजी। आज चमक रहे हो, मस्त लग रहे हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चमक तो रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। हाँ अरे ग्रहण हट गया है ना मेरे से, नालायक हो। हाँ चलो। हाँ राधा अष्टमी है मेरे भाई। सभी को मेरे भाई दिल से, मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे धन से, जैसे भी तुम्हें लगता है उससे मेरे भाई सभी को हार्दिक शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। ठीक है? भर्तरी बाबा की अष्टमी है, तो भर्तरी बाबा की 8 की भी भाई बहुत जोर जोर से तुमको शुभकामनाएं। ठीक है? पास में, अपने पास में क्या होता है, मतलब मेला है, तो उस मेले के मतलब किल्ला जी महाराज का है, जो मतलब तेजा जी वगैरह, रामदेव जी वगैरह, पता नहीं कौन सा लोग देवता, कम समझता हूँ। लेकिन उनका भी मेला है, तो उनकी मेले के भी बहुत बहुत आपको क्या है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कर रहे होंगे मतलब संडे मतलब फंडे मेरे भाई। आज तुम्हें ओनली किताबें को पकड़ना नहीं है, ना किताबों को, ना नोट्स को, ना किसी को तुम्हें पकड़ना है। तो मुझे मेरे चेहरे को, अरे गुरुजी आपके चेहरे को, अरे नालायक मतलब मैं जो पढ़ाऊं उसको समझना है। ठीक है? मैं समझाने का ट्राई करूंगा, जो चीज समझ में नहीं आए आप बताएंगे। ठीक है? मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और तुम समझने का पूरा प्रयास करोगे। ठीक है मेरे भाई? चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। चलो रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई, जितना होगा अपन पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करें भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई। सभी अच्छे हैं गुरुजी, एकदम मस्त हैं, चकाचक हैं। हाँ चकाचक ही रहने चाहिए। हाँ चलो, कोई दिक्कत किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था 6 चैप्टर। 6 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6, अध्याय 6, चैप्टर 6, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ये लो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था उद्दीपन क्या होता है। मैंने बताया था उद्दीपन का मतलब क्या है मेरे भाई, कि सभी सजीव, जो भी सजीव है, सजीव का मतलब जिसमें जीव है, जो गति कर रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, जो सांस ले रहा है, वो सारे क्या है मेरे भाई, सजीव है। चलो समझने का प्रयास करते हैं कि उद्दीपन होता क्या है ना? उद्दीपन होता क्या है गुरुजी? उद्दीपन का मतलब क्या है मेरे भाई, जो भी हमारा, जो भी सजीव होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं, अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि मान लो सर्दी पड़ी, सर्दी पड़ी तो तुमने क्या कर लिया, जैसे मान लो अपने आप को ढक लिया, या तो किसी चीज से ढक लिया। ऐसे ही मान लो बारिश आ गई या फिर तूफान आ गया, तूफान आ गया तो तुम क्या करोगे, अपने आप को कवर करोगे। मान लो इधर से तूफान आ रहा है तो तुम यूं उड़ जाओगे ताकि तुम्हारी आंखों में ना चला जाए। तो हमारे सभी जो इसमें क्या बोलेंगे भाई, सभी सजीव जो अपने पर्यावरण में हो रहे, सभी सजीव जो अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं मेरे भाई। तो पर्यावरण में हो रही है परिवर्तन भाई, जो परिवर्तन जिनके अनुरूप क्या कर रहा है, कोई भी सजीव अनुक्रिया कर रहा है, तो किसके अनुरूप कर रहा है गुरुजी? परिवर्तन के अनुरूप। तो उन परिवर्तनों को ही अपन क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। कोई दिक्कत यहां तक किसी चीज को समझने में? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। तो उस उद्दीपन का मतलब सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है? अनुक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अनुक्रिया क्या, दो जगह लिख रखा है, एक जगह लिख लेंगे भाई इसको ना। चलो मैं हटा देता हूं। देखो अब जैसे रिवीजन करते हैं तो कुछ चीज समझ में आती है ना अपने। कोई भी सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है? तो पर्यावरण में हो रही है परिवर्तन, जिनके अनुरूप, जिनके अनुरूप कोई भी सजीव क्रिया करता है, इन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है, चीज समझ में आ गई। जैसे कि शेर को देखने पर भागना, जैसे ही तुमने शेर को देखा तो तुम भागोगे कि नहीं भागोगे? हाँ गुरुजी हम तो भागेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अगर हम नहीं भागे तो हमारी जिंदगी भाग चुकी है और फिर हमारा खात्मा जरूरी है। हाँ आज संडे में बोर नहीं होने दूंगा, आज गारंटी है मेरे भाई, है ना? आज कंटेंट कम है, कोई बात नहीं, आज बोर नहीं होगे। ठीक है? हाँ आज बोर नहीं होगे। गुड, आप बोर कर देते हो। अरे मेरे भाई बोर नहीं है, देखो मैंने तुम्हें समझा रखा है, तुम समझदार हो। है बताओ, फालतू बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या अपन को? चलो
जलती आग के पास हाथ ले जाने पर या गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटाना। मेरे भाई अपन क्या करेंगे, जैसे ही जलती आग के पास लेके जाएंगे अपना हाथ पीछे अपने आप हट जाएगा। तो मेरे भाई पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे हमने आग लगाई लेकिन जैसे ही हम उसको पास लेके गए तो हमारे हाथ ने क्या कमांड दी कि भाई इसको हटा जल्दी, हमने हटा लिया। तो ये जो परिवर्तन के अनुरूप जो अनुक्रिया हुई है, तो कौन सा परिवर्तन कि ये आग के पास लेके गए तो हमने हटा लिया, तो ये जो परिवर्तन है इसको बोला गया उद्दीपन। क्या बोला गया, उद्दीपन। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? हाँ गुरुजी आ गया। नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लेंगे। जो भी सजीव होता है अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुक्रिया करता है। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप कोई सजीव क्रिया करता है क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे मेरे भाई, शेर को देखने पर भागना और जलती आग के पास हाथ ले जाने पर या गर्म वस्तु के पास हाथ ले जाने पर हाथ को पीछे तरफ हटाना। अब बात करते हैं मेरे भाई नियंत्रण की। नियंत्रण का मतलब है मेरे भाई कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल, और समन्वय को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। चलो नियंत्रण की बात करते हैं। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति, जैसे ही पर्यावरण ने कोई अनुक्रिया की तो जैसे ही अनुक्रिया कोई उत्पन्न हुई है उसके विपरीत मतलब उसके प्रति हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं मेरे भाई, हमारे शरीर में क्या होते हैं, विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र होते हैं। मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि जैसे उंगलियों के तंत्रिका तंत्र अलग है, हाथ का अलग है, पैरों के अलग है, मुंह का अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग है, देख रहा हूँ जो अलग है, मैं सुन रहा हूँ जो अलग है, जो मैं इशारे कर रहा हूँ वो चीज अलग है। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। ठीक है, हाँ गुरुजी अलग अलग तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्ट तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। अगर विशिष्ट तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसको बोलेंगे क्या, नियंत्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियंत्रण बोलेंगे। आज ये समन्वय की बात करते हैं। उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है मेरे भाई, समन्वय कहलाता है। गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मेरे भाई मैं समझाऊंगा। उद्दीपन के प्रति, जैसे ही कोई उद्दीपन हुआ मतलब कि पर्यावरण में अचानक से कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से, इसमें क्या होगा मेरे भाई कि जो भी हमारे शरीर के सारे अंग है, जो सभी अंग हैं वो मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मान लो इधर से तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी तूफान आ रहा है तो अब आंखें तो मतलब आंखों ने देख लिया तूफान आ रहा है, आंखों ने देख लिया तूफान आ रहा है। मान लो इधर से तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है तो आंखों ने तूफान देख लिया, क्या अब आंखें अपने आप को मतलब आंखों से तो भाई सीधा आंखों ने तो यही कहेंगे कि भाई आंख बंद कर ले, अब आंख बंद कर लिया, तो क्या आंख बंद करके ऐसे खड़े रहोगे क्या, नहीं गुरुजी आंख बंद करके खड़े नहीं रहेंगे। क्यों, अब मेरे भाई हमारा मस्तिष्क में जब ये आंखों ने मस्तिष्क को सिग्नल दिया तो मस्तिष्क को पता है कि मेरे भाई क्या क्या काम करवाना है, तो तुरंत कहेगा पैर से, पैर पीछे मुड़, पैर पीछे मुड़ेगा। अब कहेगा कि हाथों से मुंह को दुबा ले, हाथों से मुंह को दुबा लिया, फिर बोलेगा धीरे धीरे चलता जा, मतलब इसके विपरीत चलता जा, जैसे हवा आ रही है तो इधर से चलता जा चलता जा। ये सारी चीजें अब देखो कौन से अंग काम आए, कौन कौन से अंग काम आए भाई, पैर भी काम आया, हाथ भी काम आया, मतलब मस्तिष्क भी काम आया, हमारे आंख भी काम आई, तो बहुत सारे अंग हुए कि नहीं हुए, हाँ गुरुजी बहुत सारे अंग हुए। ये सारे के सारे अंग मिलकर सुसंगठित ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाँ गुरुजी कर रहे हैं। तो मेरे भाई यही बात कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का, कोई भी जीव है उसके विभिन्न अंग है उनका परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। गुरुजी क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। अब देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसा होता है मेरे भाई, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसा होता है। चलो लिखेंगे मेरे भाई, देखो लिखेंगे क्या समझेंगे, हाँ गुरुजी बता दो मेरे भाई। जो जंतु जंतु होते हैं देखो अलग अलग चीजें, कैसे कैसे, एक बार तो समझेंगे जंतु और एक बार समझेंगे पादप। जंतुओं में जो नियंत्रण होता है मेरे भाई वो दो प्रकार का होता है, तो लिखेंगे देखो अपन ने क्या लिखा है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय निम्न दो प्रकार का होता है। एक तो होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है गुरुजी, हाँ गुरुजी कोई बात नहीं, हाँ सर आप हमसे भी कह रहे हो, हाँ तुम भी गुरुजी हो मेरे लिए, तुमसे सीखने को मिलता है मेरे भाई बहुत कुछ है ना, हाँ बहुत कुछ मिलता है। ऐसे अपने आप को कमजोर मत समझा करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा करो। हाँ गुरुजी मुझे आ गए, हाँ चलो चलो आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात कर रहे हैं। शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मेरे भाई समझो,
तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, देखो दो तरीके का होगा। दो तरीके में गुरुजी, एक तो हमारा तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, हाँ मेरे भाई, एक तो तंत्रिका तंत्र आ जाएगा। गुरुजी दूसरी बात किसकी करेंगे? दूसरी बात करेंगे हम रासायनिक नियंत्रण की। रासायनिक नियंत्रण का मतलब क्या है? क्या हमारे शरीर के अंदर केमिकल होते हैं? क्या क्या केमिकलों से नियंत्रण होगा क्या? हाँ मेरे भाई, केमिकल से नियंत्रण होगा। क्या गुरुजी हम केमिकल खाते हैं? मेरे भाई हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारी ग्रंथियां होती है। अब गुरुजी ग्रंथियां क्या होती है? मेरे भाई छोटे छोटे पैकेट मान लो एक तरीके से, मतलब जो छोटे छोटे से जैसे पैकेट होते हैं उस तरीके से हमारी क्या होती है? ग्रंथियां होती है। अच्छा गुरुजी इनमें क्या होता है? इनमें मेरे भाई, इनमें भरा होता है हमारे क्या? यौगिक भरे होते हैं, मतलब विशिष्ट रासायनिक यौगिक भरे होते हैं। का मतलब स्पेशली रासायनिक यौगिक होते हैं। अच्छा गुरुजी कैसे कैसे? जैसे मान लो हार्मोन होते हैं, इनमें क्या होते हैं? हार्मोन। ये हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन मतलब एक तरीके के अपने पास क्या होते हैं? विशिष्टीकृत अपने पास रासायनिक यौगिक होते हैं, केमिकल होते हैं। जैसे जैसे वो स्राव होते हैं, स्रावित का मतलब है मेरे भाई लीकेज होते हैं, या मैं बोलूं इनको मतलब कि थोड़े थोड़े से क्या होता है, इनका मतलब स्राव होता है। स्राव का मतलब एक्सट्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो समझेंगे, जैसे ही इनका एक्सट्रेशन होता है मतलब बाहर निकलते हैं, स्राव होते हैं, लीकेज होते हैं, तो रिसने लग जाते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं? जैसे लीकेज करते हैं, ये हार्मोन जब लीकेज करते हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप में परिवर्तन आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं गुरुजी? परिवर्तन आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? परिवर्तन आने लग जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो गुरुजी अब आपने बता दिया रासायनिक वाला तो समझ में आ गया कि क्या ये तंत्रिका वाला क्या है। मेरे भाई हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, हाँ गुरुजी कोशिकाओं से मिलकर तो बना है। तो मेरे भाई जब ये कोशिकाओं से मिलकर बना है तो हमारे पास एक कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। अब गुरुजी तंत्रिका कोशिका क्या है? मेरे भाई ये एक पेड़ की शाखा जैसी संरचना होती है, पेड़ की जैसी संरचना होती है। हाँ गुरुजी आपने दिखाई तो थी, दिखाई थी मैंने, हाँ, जिसमें एक तारे जैसी संरचना थी जिसको हमने कोशिका काय बोला, हाँ गुरुजी। एक हमने लंबी संरचना, एक लंबी नली सी देखी, हाँ गुरुजी, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने क्या बोला? बताओ, उसको हमने क्या बोला? तंत्रिकाक्ष बोला। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसका अंतिम सिरा देखा, देखा था, हाँ गुरुजी देखा था। उसमें बताओ कोशिका काय में क्या क्या था? कोशिका काय में क्या क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे बड़ा केंद्रक होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, कि तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे, तो मेरे भाई जैसे ही पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होगा, पर्यावरण में जैसे ही कोई परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की सूचना हमारे मस्तिष्क तक जाएगी कैसे? हमारा मस्तिष्क उसके प्रति क्रिया करेगा कैसे? तो वो जो सूचना पहुंचा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है? वो पहुंचा रहा है मेरे भाई हमारा माइंड। हमारा माइंड तो पहुंचा रहा है, हमारे माइंड तक तो सूचना जा रही है, लेकिन लेके कौन जा रहा है? वो लेके जा रही है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं दिखती हैं क्या? मेरे भाई दिखती नहीं है। अब जैसे देखो, मैं इस तरीके से मैं तुम्हें हाथ कर रहा हूं, तो हाथ में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं हो सकती है? मेरे भाई लाखों की संख्या में, मतलब हम गिनती ही नहीं कर सकते। गिनती नहीं कर सकते तो हम कैसे पता लगाएंगे? मेरे भाई इस उंगली के लिए, इस उंगली के लिए इस वाले हिस्से के लिए अलग है, इस वाले हिस्से के लिए अलग, इस वाले हिस्से के लिए, क्या पता तुम्हारे एक उंगली के लिए एक ही पूरी कोशिका हो। तो अभी देखो इसमें अपन देखेंगे तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अब जैसे तुम यहाँ पे पीछे चुबा तो तुम ऐसे थोड़ी आगे से पकड़ लोगे, ऐसे नहीं ना। जैसे भाई तुम्हारे यहाँ पे तो तुम यहाँ से तो नहीं पकड़ लेते, यहीं से पकड़ते हो, हाँ गुरुजी। मेरे भाई हर चीज का, हर बिंदु पे मतलब अपने क्या है? तंत्रिका कोशिका है। शरीर के हर बिंदु पर क्या है मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका है। आ जाओ अब तंत्रिका कोशिका क्या करती है मेरे भाई? सूचनाओं को लेती है, सूचनाओं को लेके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। हमारा मस्तिष्क उन सूचनाओं से मतलब क्या करता है? मैंने तुम्हें बताया दो तरीके की तंत्रिकाएं होती है, एक तो होती है संवेदी, एक होती है प्रेरक। अभी बात करेंगे अपन, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक में मैंने बताऊंगा तुम्हें, संवेदी तो ग्रहण कर लेती है कोई सूचना को, और प्रेरक क्या करती है? उसके लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है मेरी, क्या करती है? प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आ जाओ देखते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। मेरे भाई देखो, मैंने तुम्हें यही बताया कि पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होगा तो उनकी जानकारी के लिए तंत्रिका तंत्र का होना बहुत जरूरी है। हाँ गुरुजी बहुत जरूरी है। अब उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है? देखो उच्च श्रेणी के जंतु का मतलब क्या है मेरे भाई? जिसमें सभी अंग, ऐसे जीव जंतु जिनमें क्या हो मेरे भाई? सभी अंग पूर्णतया विकसित, सभी अंग क्या हो? पूर्णतया। तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? क्या कहलाएगा? उच्च श्रेणी का जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्च श्रेणी का। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर, जो ये तंत्रिकाएं हैं वो सारी मिलकर क्या बनाती है? एक तंत्र का निर्माण करती है, जिससे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं मेरे भाई? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आ जाओ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की बात कर लेते। वैसे तो मैंने बता दिया, जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक का मतलब है जो शरीर की क्रियाएं हैं, एवं नियंत्रण एवं मतलब शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिकों को हम रसायन बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं, हार्मोन्स, उनके द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है मेरे भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, एंडोक्राइन सिस्टम
बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है मेरे भाई, अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है कि देखो जो अंदर होती है तो होती है अंदर। ठीक है, देखो दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक तो बाह्य मतलब बाह्य ग्रंथि होगी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी। एक में नली होती है, एक में क्या है, नली नहीं होती, एक में लीक के माध्यम से होता है, एक में फ्लो इसके माध्यम से होता है। के बारे में भी अपन बात करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई इसमें बताएंगे। उद्दीपन मैंने बता दिया, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप करते हैं, तो ये पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव करते उद्दीपन कहलाते हैं। शेर को देखकर भागना और जलती आग के पास हाथ ले जाने पर गर्म वस्तु को पर हाथ को पीछे हटाना। पर्यावरण नियंत्रण की बात की तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्ट तंत्रिका द्वारा नियंत्रित करते हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, नियंत्रण कहते हैं। समन्वय की बात की तो उद्दीपन के प्रति मतलब उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी चीज के विभिन्न क्या होते हैं मेरे भाई, अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। इसके बाद में जंतुओं में नियंत्रण मैंने बताया दो प्रकार का होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण। शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तन जानकारी के लिए क्या होता है मेरे भाई, क्या करता है, जानकारी के लिए और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जो हैं उनमें क्या पाया जाता है मेरे भाई, एक इस तरीके का जो ये ऐसी कोशिकाएं होती है उनका एक तंत्र बनता है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे रासायनिक नियंत्रण समन्वय जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण द्वारा होता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, के अतिरिक्त क्या होता है, कुछ हार्मोन, कुछ विशिष्ट यौगिक होते हैं, मतलब विशिष्ट रसायन होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं मेरे भाई, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है और तुम्हारे दिमाग में गया होगा। उद्दीपन पता चल गया, नियंत्रण पता चल गया, समन्वय की बात पता चल गई। जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो अपन ने बता दिया। अब हम बढ़ रहे हैं मेरे भाई आगे। देखो मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती है वो तीव्र होती हैं। तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है, मतलब तेज होती हैं। जबकि पौधों में नियंत्रण समन्वय रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं होता। अगर पूछ ले कि पौधों में किस प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है, तंत्रिकीय नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, ठीक है, यह दोनों पाए जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं पाया जाता। तो तुम्हें लिखना है कि पौधों में जो पाया जाता है मेरे भाई वो पाया जाता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। कैसा पाया जाता है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है। आ जाओ, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की। तो तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले जब तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र का होना जरूरी है। अब तंत्रिका तंत्र का होना जरूरी है तो तंत्रिका तंत्र होता क्या है गुरुजी, हमको तो पता ही नहीं है, चलो बता देता हूं। मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखो क्या कहना चाह रहा है, तंत्रिका तंत्र क्या है मेरे भाई, मानव शरीर का वह अंग जो सोचने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, और किसी चीज याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। क्या करता है, सामंजस्य और स्थापित करने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें गुरुजी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से चलो मेरे भाई। हमारे शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ साथ हमारे शरीर के अंगों के द्वारा जो कार्य किया गया है उन सामंजस्य बैठाना मतलब उनको एडजस्ट करना, और उनमें संतुलन मतलब उनको बैलेंस करना। ये जो काम करता है बैलेंस करने का और उसको क्या करना मेरे भाई, एडजस्ट करने का जो काम है जो करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो मेरे भाई मानव शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा किसी चीज याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करता है, यह स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखो मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक सुसंगठित जाल का बना होता है। ये तंत्रिका तंत्र बनता किससे है गुरुजी, तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है। ये तंत्रिका तंत्र किससे बनता है मेरे भाई, तंत्रिका कोशिकाओं से। अच्छा, तंत्रिका कोशिकाओं को और क्या नाम बोला गया है गुरुजी, तंत्रिका कोशिकाओं का दूसरा नाम है न्यूरॉन। क्या है भैया मेरे, न्यूरॉन है। आ जाओ, और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाते हैं। यहाँ पे खालिस्तान पूछ लेगा कि जो सूचनाएं जाती हैं वो विद्युत आवेग में जाती है, रासायनिक आवेग में जाती है, तो हमें बताना है कि जो सूचनाएं होती हैं वो विद्युत आवेग के द्वारा एक स्थान से या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ मेरे भाई, तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। देखो मेरे भाई, तुमने जब 9th क्लास पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ी होगी, मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ी होगी, हमने नहीं पढ़ी, हमको पता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। जब समान प्रकार की कोशिकाएं जुड़ जाती है तो
से बनता है ऊतक। क्या बनता है मेरे भाई? ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, कोशिका को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। CLL सेल, और टी मतलब TISSU। ठीक है, तो ऊतक। अब देखो मेरे भाई तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक का निर्माण, तंत्रिका तंत्र का निर्माण। देखो मेरे भाई तंत्रिका ऊतक की बात कर रहे हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण। जो ये तंत्रिका तंत्र बनेगा वो तंत्रिका ऊतकों से बनेगा, और जो तंत्रिका ऊतक है वो बनेंगे तंत्रिका कोशिकाओं से, या तंत्रिका कोशिकाओं को और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है, तथा तंत्रिका ऊतकों का निर्माण न्यूरॉन के द्वारा होता है। आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी आ गई। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना की बात करें, तंत्रिका कोशिकाएं जटिल तथा लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक होती है मेरे भाई। अगर इनकी लंबाई पूछ ली जाए तो तुम बताओगे कि इनकी लंबाई गुरुजी 1.5 मीटर से 4 मीटर तक होती है। 1.5 मीटर से क्या होती है मेरे भाई? 4 मीटर तक होती है। चलो इसके आगे बात करते हैं कि प्रत्येक तंत्रिका जो कोशिका होती है बनती होगी। हाँ गुरुजी बनती है। बनती तो है मेरे भाई? हाँ गुरुजी बनती है। अब मेरे भाई अगर ये बनती है, तंत्रिका कोशिकाएं जब बनती है, तो ये बताओ कि जो तंत्रिका कोशिकाएं बनती है, जैसे तुम मान लो तुम पैदा हुए तो तुम भी क्या थे पहले? भ्रूण थे। हाँ भ्रूण थे गुरुजी। भ्रूण का मतलब होता है कि जब मतलब तुम्हारे अंग विकसित हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है चलो, तो देखो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। किससे बनते हैं? भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है, मैंने बता दिया। इसमें 3 भाग होते हैं। कोई भी जो कोशिका बनेगी, तंत्रिका जो कोशिका बनेगी, उसमें 3 भाग होंगे मेरे भाई। कितने भाग होंगे? 3। अच्छा 3 भाग कौन कौन से होंगे गुरुजी, ये बता दो एक बार आप। 3 भाग मेरे भाई होंगे कौन कौन से? एक होगा साइटोन, जिसको हम कोशिका काय बोलते हैं, कोशिकाएं भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डेड्रोन्स। क्या होता है? डेड्रोन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। तीसरा होता है एक्सोन, जिसको हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। आ जाओ आगे। अब बात आती है ग्राही की। तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं मेरे भाई? तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे, मतलब तंत्रिका जो कोशिका होगी उसके कुछ सिरे होते हैं। वो सिरे क्या करते हैं? पर्यावरण में जो भी सूचनाएं हो रही है, पर्यावरण में जो भी सूचना हो रही है उसका पता लगा लेती है। तो ये सूचनाओं को जैसे ही पता लगाती है, इनको हम कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्राही कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ो। ये आ गया मेरे भाई। अब ग्राहियों के प्रकार देख लेते हैं कि ग्राही कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई पहले देखो, ग्राही यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के ग्राही लिखे हैं, जो मैंने इंपोर्टेंट तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, वो मैंने लिखे हैं 5 प्रकार के ग्राही। देखो भाई कौन कौन से हैं ग्राहियों के प्रकार में देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आता है तुम्हारे, सबसे पहले कौन सा आता है बताओ? सबसे पहले आता है प्रकाश ग्राही। प्रकाश ग्राही किसके लिए है मेरे भाई? जो प्रकाश ग्राही का मतलब है जो प्रकाश को ग्रहण करता हो, प्रकाश की सूचना देता हो। तो प्रकाश की सूचना किसके लिए मेरे भाई? हमारी दृष्टि के लिए। भाई हमारी दृष्टि तो है, हमारी आंखें तो हैं जो देखने का काम करेगी। हाँ गुरुजी, तो प्रकाश ग्राही होती है दृष्टि के लिए, जो कौन करती है? आंखें करती हैं। कौन करती है मेरे भाई? आंखें करती हैं। आ जाओ श्रवण ग्राही की बात करें। हाँ ये श्रवण बाबा नहीं है, ये श्रवण ग्राही है मेरे भाई। ग्राही जिनसे परिवर्तन का पता लगता है। तुम्हें भी तो लगता है ना पता? हाँ गुरुजी पता लग जाता है। धोखेबाज निकली, वो मुझे लगता था। वो तुम्हें कैसे लगता था, कैसे तुमने महसूस किया है? वो सारे जो महसूस किया है वो मेरे भाई ग्राही का कमाल है। तो तुम शुक्रिया अदा करो ग्राही का। किसका करो? ग्राही का शुक्रिया अदा करो। आ जाओ श्रवण ग्राही की बात करें सुनने के लिए। अब ये सुनने के लिए होते क्या है? क्या नाक से सुनते हो या मुंह से सुनते हो, आंखों से सुनते हो? गुरु जी ना गुरु, ऐसी बात नहीं है। हम जो सुनते हैं वो कानों से सुनते हैं। तो श्रवण ग्राही, श्रवण का मतलब होता है सुनना। सुनने के लिए जो ग्राही होती है, सुनने के लिए कौन होता है मेरे भाई? कान होते हैं। कौन होते हैं? कान। अच्छा रस संवेदी ग्राही, रस का पता। अरे गुरु कि आज तो मजे हो गए। आज तो बरसाने में जो धूम मच रही है, वहां पे जो मक्खन मिल रहा होगा, मक्खन मिश्री का भोग जो मिल रहा होगा, वहां पे जो रसमलाई मिल रही होगी, अरे गुरुजी मुंह पानी आ गो। कैसो नाम दे लिए तुमने हमारे रसमलाई को, है आ जाओ। हाँ बरसाने जाओगे, अरे तुम्हारी आज सांस नहीं निकलेगी वहां पे नालायक हो। हाँ इतना भीड़ है आज वहां पे बहुत ज्यादा। हाँ फ्री टाइम में चलना मेरे साथ। हाँ मैं लेके नहीं जाता पर किसी को, वो बात अलग है। चलो आ जाओ। रस संवेदी ग्राही स्वाद के लिए है मेरे भाई, जो कि कौन लेती है? जीभ। घ्राण ग्राही की बात करें तो सूंघने के लिए है। घ्राण ग्राही क्या है मेरे भाई? सूंघने के लिए। जो कौन है मेरे भाई? कौन है बताओ? घ्राण ग्राही में क्या आएगा? सूंघने के लिए। घ्राण का मतलब होता है जो मतलब हमको सूंघने में सहायता करती है। तो सूंघने में कौन होती है? नाक होती है। स्पर्श ग्राही की बात करें तो उपमा को महसूस करने के लिए, उपमा हो या किसी चीज स्पर्श हो को महसूस करने के लिए स्पर्श ग्राही होती है। ठीक है मेरे भाई। अब वो करता कौन है? गुरुजी त्वचा करती है। अभी चाटो पड़ जाए तुम्हारे, एक ऐसा पड़े झांप
आ जाए महसूस। अबे त्वचा में का ये कोशिका, त्वचा में जो कोशिका है तंत्रिका, चार खाएंगे तेरे को झापट। अब तो सुधर जा। अरे गुरुजी हम कौन सुधर जाए, पढ़ता रहे, तंत्रिका तो मर गई हमारी। अरे नालायक को देखो, ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। जो ये ग्राही है वो कहाँ होती है, ज्ञानेंद्रिय में। तो ध्यान से समझेंगे, ज्ञानेंद्रिय बड़ी चीज है, ग्राही छोटी चीज है। और इन ज्ञानेंद्रियों में ही क्या होती है, ग्राही होती है। इन ज्ञानेंद्रियों में क्या होती है, ग्राही होती है। चलो देखते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसको हमने न्यूरॉन बोला है। तंत्रिका तंत्र की बात कर ली, हाँ गुरुजी तंत्रिका तंत्र की बात कर ली। तंत्रिका तंत्र के बाद में हमने ग्राही की बात कर ली, हाँ गुरुजी ग्राही की बात कर ली। ग्राहियों के प्रकार की बात कर ली, हाँ गुरुजी ग्राहियों के प्रकार की बात कर ली। अब हम जो बात कर रहे हैं वो तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं, और इस तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, न्यूरॉन। तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहां से प्रश्न पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो हमको बताना है कि ये तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है मेरे भाई। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। आ गई बात समझ में, हाँ गुरुजी। अगर वो पूछ ले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो भी तंत्रिका तंत्र की कौन सी होगी मेरे भाई, न्यूरॉन होगी। अगर वो पूछ ले कि क्रियात्मक कौन सी इकाई है, तो भी न्यूरॉन होगी। और दोनों पूछ ले संरचनात्मक और क्रियात्मक, तो भी न्यूरॉन होगी। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। तंत्रिका कोशिका के भाग देखिए मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका के भाग है कोशिका काय। क्या है मेरे भाई, कोशिका काय। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में देखो, ध्यान से समझेंगे, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। दिख रही है सभी को, हाँ गुरुजी दिख रही है। बनाने का तरीका मैंने बता दिया था, हाँ गुरुजी आपने बताया था। किस तरीके से था, एक बार फिर से समझ लेंगे। इस तरीके से था तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से था। मैंने कहा यहां से मिटालना थोड़ा सा, डालने के बाद में, और यहां से सीधी ले लेना। लेने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से ये बना दोगे, हाँ गुरुजी बना देंगे इस तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इस तरीके से ये बॉक्स बना दोगे, हाँ गुरुजी बना देंगे। ये बॉक्स नहीं है, ध्यान से समझ लेना है क्या है। मैंने तुम्हें बताया था, लिखवाया था, क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, चलो इस तरीके से बना दोगे, हाँ गुरुजी बना देंगे। एक बड़ा सा केंद्रक टिका दोगे, हाँ गुरुजी टिका देंगे। उसके बाद में ये ऐसे पूंछ से लटका दोगे, हाँ गुरुजी लटका देंगे। हम तो बड़े माहिर है, हमने पतंगों के बहुत बांधी है। पतंगों के पीछे सद्दा बांध के, सद्दा का मतलब जो सफेद धागा होता है ना, वो वाला, उसको बांध के बहुत उड़ाई है। इस तरीके से ये तंत्रिका तंत्र, बताओ दिख रहा है, हाँ गुरुजी दिख रहा है। कितना सरल है ये, सबसे ज्यादा सरल है बनाने के लिए। एक तो मिसाइल की संरचना और एक ये वाली संरचना है। गुरुजी हम तो मिसाइल बना दे, ये तो मिसाइल है। अरे नालायक, को मिसाइल नहीं है, तंत्रिका तंत्र है। पेड़ की तरह दिख रहा है, हाँ गुरुजी पेड़ की तरह दिख रहा है। देखो आपको यूं सीधो कर दोगा, यूं सीधो कर दोगे तो पेड़ की तरह दिखेगा। कौन दिखेगा, हाँ गुरुजी दिखेगा। मेरा भैया पेड़ की सी संरचना रहा है, काय की संरचना रहा है मेरे भैया, पेड़ की सी संरचना रहा है। कोई दिक्कत है कि हम बताओ गुरुजी, कोई दिक्कत कौन। चलो तब कोशिका काय की बात कर लिया। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में जो मेरे भाई ये तंत्रिका कोशिका है, इसमें एक तारे जैसी संरचना होती है। और तारे जैसी संरचना है कि नहीं, हाँ गुरुजी तारे जैसी। इस तारे जैसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका काय। क्या कहते हैं मेरे भाई, कोशिका काय कहते हैं। हाँ गुरुजी ठीक है। कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है मेरे भाई केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। तो इस कोशिका काय में एक तो बड़ा सा केंद्रक होता है, और इसमें होता है मेरे भाई कोशिका द्रव। क्या होता है मेरे भाई, कोशिका द्रव होता है। ठीक है, हाँ गुरुजी, क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका काय से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। मतलब यहां से जो सूचनाएं जाएंगी वो कैसे जाएंगी, विद्युत आवेग की तरह जाएंगी। ध्यान से समझ, ये बात ध्यान से समझ। यहाँ पे विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, रासायनिक आवेग की तरह यात्रा नहीं करती। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ध्रुमिका की बात करते हैं, जिसको हम डेड्रोन्स बोलते हैं। डेड्रोन्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भाई ध्रुमिका। क्या बोलते हैं, ध्रुमिका बोलते हैं गुरु। तो आ जाओ, कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं, जिन्हें ध्रुमिका या डेड्रोन्स कहते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो निकल रहे हैं ना इस तरीके से, जो रेशे से निकल रहे हैं इस तरीके से, जो निकल रहे हैं तंतुओं को ही बोलते हैं ध्रुमिका, डेड्रोन्स। क्या बोलते हैं, ध्रुमिका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई डेड्रोन्स। क्या बोलते हैं, डेड्रोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डेड्रोन्स बोल, क्या बोलते हैं, डेड्रोन्स है। ठीक है, हाँ गुरुजी। चलो तो मेरे भाई ये समझ में आ गया, हाँ गुरुजी आ गया। देखो, तो डेड्रोन्स कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं, जिसे ध्रुमिका या डेड्रोन्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। डेड्रोन्स जो ध्रुमिका होती है, संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में भेजता है। अब ये जो ध्रुमिकाएं जो तंतु होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जैसे कोई सूचना आती है उनको तुरंत कैच कर लेते हैं। जैसे बालों से, जैसे तुम देखते हो ना, बालों के ऐसे टच हुए तो मतलब ऐसे लगता है कुछ सूचना, तो ऐसे ही इनके पास भी क्या हो जाती है, सूचना आ जाती है। तो ये रेशे होते हैं, जो तंतु होते हैं, पतले पतले जो बाल की तरह होते हैं, ये क्या करते हैं, संवेदनाओं को क्या करते
मेरे भाई संवेदनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके मेरे भाई ये पहुंचा देते हैं। देखो जैसे ही इनसे ग्रहण करेगा, जैसे ही इनसे ग्रहण करेगा, ये पहुंचा देगा कहां पे? कोशिकाएं में। कहां पे पहुंचा देगा? कोशिकाएं में। अब समझो, कोशिकाएं में पहुंचा देगा तो कोशिकाएं में पहुंचा दे भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर, ध्यान से समझेंगे, कोशिकाएं में जो अपने द्रुमिकाएं हैं, जो द्रुमिकाएं हैं उनके पास तो आ रहा है रासायनिक आवेग में। किस में आ रहा है? रासायनिक आवेग में। अब वो रासायनिक आवेग में जो सूचनाएं आ रही हैं उनको वो कहां पे डाल रहा है? कोशिकाएं में। अब ये कोशिकाएं करेगा क्या? ये कोशिकाएं जो है ना मेरे भाई, ये जो कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं क्या करेगा? जो सूचनाएं आई थी रासायनिक आवेग की, उनको क्या करेगा? उनको क्या करेगा मेरे भाई? उनको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देगा। किस परिवर्तित कर देगा? विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देगा। तो समझ में आई? हाँ गुरुजी, क्या चीज समझ में आई तुम्हारे? बताओ, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया नालायको? ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझो कि ये जो तंतु होते हैं पतले पतले, जिनको हम द्रुमिका या डेड्रोन्स बोलते हैं, ये रासायनिक आवेग को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ध्यान से समझेंगे, किसको ग्रहण कर रहे हैं? रासायनिक आवेग को। और रासायनिक आवेग को कोशिकाएं में भेज रहे हैं। कहां पे भेज रहे हैं गुरुजी? कोशिकाएं में। और कोशिकाएं क्या कर रहा है? जो रासायनिक आवेग था ना, जो रासायनिक आवेग था, उस रासायनिक आवेग को विद्युत आवेग में बदल रहा है। किस बदल रहा है? विद्युत आवेग में बदल रहा है। और जब ये विद्युत आवेग में बदल रहा है मेरे भाई, तो ये विद्युत आवेग को विद्युत आवेग में बदल दिया इसने। हाँ, और अब ये विद्युत आवेग को क्या करेगा? कोशिका के अंतिम सिरे तक लेकर जाएगा। कहां पे लेके जाएगा? कोशिका के अंतिम सिरे तक। तो देखो मेरे भाई, तंत्रिकाक्ष यहां तक देखो, डेड्रोन्स जो द्रुमिकाएं होती है, संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिकाएं में भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं जो सिग्नल है विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा, मतलब जो तंत्रिकाक्ष है उसके द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। कहां पे पहुंच जाती है सूचनाएं? कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। कहां पे पहुंच जाती है? कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। बताएंगे सभी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सब सारी चीजें समझ में आ गई। नालायकों, अगर तुमने परीक्षाओं में प्रश्न छोड़ा तो तुम्हारे नालायकों मैं कर दूंगा अड्डे गरम। अड्डे गरम का मतलब हड्डियां गरम कर दूंगा तुम, है ना? अब देखो एक चीज और देखेंगे, क्या कि अभी मैं क्या है धीरे धीरे पोस्ट डालता हूं, जैसे फोटो वगैरह डालता हूं, तो उसमें मैं क्या है तुम्हारे लिए छोटे छोटे प्रश्न डालता हूं। ठीक है, एक चीज और कि मैं उनमें टेस्ट के पेपर भी डालूंगा। उन टेस्ट के पेपरों को क्या है प्रैक्टिस करना। ठीक है, उन टेस्ट के पेपरों से क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि अपनी वैल्यू कहां तक है, क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर 2 नंबर में है तो कितना लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में है तो कितना लिखना पड़ेगा, उस तरीके की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया ना कि हमें याद करने के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें नंबर मिलेंगे किसके? किसके मिलेंगे बताओ? लिखने के नंबर मिलेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस भी ज्यादा जरूरी है मेरी ना। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ लो, अब कोई बात नहीं है, फालतू बातें छोड़ो। चलो मेरे भाई, तो तंत्रिकाक्ष की बात करते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सोन बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष एक पतली एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है। तंत्रिकाक्ष जो होती है एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है, जो कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है मेरे भाई। ध्यान से समझ, देखो आ जाओ, ये रही, ये होता है कोशिका काय, ये होता है कोशिका काय, ये होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इसको जो जोड़ रही है उसको बोलेंगे तंत्रिकाक्ष। मतलब ये जो रही है, ये संरचना दिख रही है पतली लंबी पूंछ जैसी है, नली जैसी, तो हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष बोल रहे हैं। तो तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है, जो कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं विद्युत आवेग से संचरित होती है। आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी आ गई। अच्छा तो बताओ फिर, अगर समझ में आ गई तो, कि ये जो तंतु होते हैं, तंतु का मतलब जो तुम्हारी ध्रुमिकाएं होती है, डेड्रोन्स जो होती हैं, इनके पास किस प्रकार का सिग्नल आता है? रासायनिक आवेग आता है, विद्युत आवेग? बताएंगे सभी, बताओ कैसा आता है गुरुजी? रासायनिक आवेग आता है। बहुत बढ़िया। अब फिर ये रासायनिक आवेग को कहां भेजती है गुरुजी? कोशिकाएं में भेजती है। कहां पे भेजती है? कोशिकाएं में। कोशिकाएं क्या करता है? इन रासायनिक आवेगों को आवेग में चेंज करता है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। 2 रसगुल्ले तुम्हारे नाम के मैं ही खा लूंगा, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ। ठीक है, हाँ गुरुजी तुम तो, हाँ बुक करूं मैं? नालायक हो, चलो तुम नालायक हो, मेरे मजे मत लिया करो, तुम इतना मजे लिया करो पढ़ाई में। हाँ तो देखो अब क्या होगा मेरे भाई, अब विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो विद्युत आवेग में परिवर्तित बाद क्या होगा? जैसे ही विद्युत आवेग में परिवर्तित, ये पहुंचा देंगे उसके पास, पूछ तब कोशिका का जो अंतिम सिरा है वहां पे क्या कर देंगे? ये क्या कर देंगे मेरे भाई? जो विद्युत आवेग था उसको पहुंचा देंगे। हाँ गुरुजी पहुंचा देंगे। अभी विद्युत आवेग को पहुंचाने के बाद में होगा क्या? अभी विद्युत आवेग को पहुंचा देंगे और इस तरीके से 2 तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं ऐसे थोड़ी एक है, नहीं गुरुजी, तंत्रिका कोशिकाएं बहुत सारी है। हाँ गुरुजी बहुत सारी है। के बीच में भरा होता है मेरे भाई, खाली जगह होती है,
है, खाली जगह है। और इस खाली जगह को ही बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है मेरे? सिनेप्स बोला जाता है। इसमें लिक्विड भरा जाता है उसको सिनेप्स नहीं कहते। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है ना, उसको बोलते हैं क्या? अपन सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार भी बोलते हैं। आ जाओ देखते हैं मेरे भाई। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं या संवेदनाओं का संचरण। सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका से द्वारा उपार्जित की जाती है। मतलब ध्रुमिका के द्वारा उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है, उपार्जित की जाती है, उत्पन्न की जाती है। ठीक है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। और क्या करती है मेरे भाई? एक रासायनिक क्रिया होती है। कहां पे होती है? कोशिकाएं में। तो उसको किस में बदल देते हैं? विद्युत आवेग में। क्या करते हैं मेरे भाई? कोशिका मतलब एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। कहां जाता है मेरे भाई? ध्रुमिका से जाएगा सीधा कोशिका काय तक। कहां जाएगा? कोशिका काय तक जाएगा। कहां तक जाएगा? कोशिका काय तक। ठीक है। फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। कहां पर सब पहुंच जाता है मेरे भाई? इसके अंतिम सिरे तक। मतलब यहां पे तो क्या होगी? कोई सूचना आएगी ध्रुमिकाओं के पास, ये कोशिका काय के पास भेजेंगी, कोशिका काय में रासायनिक क्रिया होगी, उस क्रिया से जो रासायनिक आवेग था वो विद्युत आवेग में परिवर्तित होगा, और इस विद्युत आवेग को यहां से तंत्रिकाक्ष के द्वारा इसके अंतिम सिरे तक पहुंचा दिया जाएगा। बताओ प्रक्रिया समझ में आ गई? किस तरीके से सिग्नल जाएगा तंत्रिका तंत्र में? हाँ गुरुजी आ गई। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर समझ में आ रहा है तो शानदार बात है, नहीं आ रहा तो इस दोबारा से देख लेंगे, पीछे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, मेरे नंबर तुम्हारे पास अवेलेबल है, आप मुझे फिर से हैं। मैं ठाला आदमी तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे मेरे भाई। तंत्रिकाक्ष के अंत में आगे देखेंगे मेरे। तंत्रिकाक्ष के अंत में मतलब ये जो तंत्रिकाक्ष है इसके अंत में, तंत्रिकाक्ष के अंत में खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स मतलब कि सिनेप्टिक दरार कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। देखिए आगे देखेंगे। सिनेप्स में सोडियम मतलब Na भरा होता है। यहां विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाता है। तो कहां बदलता है मेरे भाई? विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में कहां बदलता है? रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में कहां बदलता है? दोनों तरीके के प्रश्न आ गए। चलो बताएंगे विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में कहां परिवर्तित होता है। तो विद्युत आवेग ध्यान से समझिए, जो विद्युत वाला है वो रासायनिक में कब बदलेगा? तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर, मतलब कि सिनेप्स में बदलेगा। कहां पे बदलेगा? जो सिनेप्स होंगे वहां पर जाके क्या होगा? बताओ। विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित होगा। जब रासायनिक आवेग में परिवर्तित होगा तभी तो ये ध्रुमिका लेगी अगली वाली। अब ध्रुमिका क्या लेगी मेरे भाई? रासायनिक आवेग को ग्रहण करेगी। मेरे भाई देखो यहां से आ रहा था, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूं। एक देखो यहां पे समझाता हूं, ऐसे ही समझ लो। ऐसे ही बना रहा हूं भैया पास अपने। टाइम पास बिस्किट नहीं है, नालायक हो तुम, इधर देखो। तो अब देखो यहाँ पे ये ध्रुमिकाएं हैं। ठीक है। अब ये ध्रुमिकाएं ऐसे ही तो मतलब मेरे भाई, अब देखो समझो, ये ऐसे ही तो बहुत सारी, ये भाई एक तंत्रिका कोशिका जुड़ी है, दूसरी तंत्रिका कोशिका है, फिर ऐसे तीसरी जुड़ेगी, चौथी जुड़ेगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं, और ऐसे बहुत सारी जुड़ती जाएंगी। हाँ गुरुजी जुड़ती जाएंगी। क्या गुरुजी 15 के आगे गिनती आती है? अरे मुझे तो आती है, तुम सुन पागल हो जाओगे। इधर देखो नालायक हो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, यहीं से पढ़ेंगे थप्पड़ तुम्हारे ऑनलाइन, नालायक हो, गालों पे ऐसे हो जाओगे लाल लाल टमाटर। इधर समझने का प्रयास करो। हाँ तो देखो मेरे भाई, अब ये दो चीजें हो गई। हाँ गुरुजी। क्या इनके बीच में तुम्हें खाली जगह दिख रही है? हाँ गुरुजी। यहाँ पे भी दुर्गाएं होंगी कि नहीं होंगी? है मेरे भाई। ये जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ऐसा थोड़ी इसका भाग नहीं होगा, इसके भी भाग होंगे, इसमें भी दुर्गा होगी। हाँ गुरुजी। अब ये ध्रुमिका तो रासायनिक आवेग को क्या करती है? ग्रहण करती हैं। ये पढ़ा है अपन ने? हाँ गुरुजी पढ़ा है। ये रासायनिक आवेग को ग्रहण करती हैं और करती हैं ये तंत्रिका, मतलब ये तो इसके अंदर तो विद्युत आवेग होता है। तो मेरे भाई अब इस ध्रुमिका के लिए ने तो रासायनिक आवेग ग्रहण कर लिया, क्या अब ये ध्रुमिका है जो विद्युत आवेग ग्रहण करेगी क्या? नहीं गुरुजी, ये भी रासायनिक ही ग्रहण करेगी। भाई ऐसा थोड़ी है, एक आदमी के अलग अलग काम थोड़ी हो सकते हैं, एक आदमी का एक ही काम होगा। तो यहाँ पे जो ध्रुमिका है मेरे भाई, वो ध्रुमिका रासायनिक आवेग को ग्रहण कर रही है। तो रासायनिक आवेग जैसे मान लो ये सिग्नल है अपना, कोई ये सिग्नल है, मान लो ये 3 का सिग्नल, ये सिग्नल है। ठीक है। ये सिग्नल गया, ये सिग्नल यहाँ पे गया, तो इसने क्या किया? इस सिग्नल को बदल दिया किसमें? विद्युत आवेग में। किसमें बदल दिया? विद्युत आवेग में। अब ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये अंदर जो जाता रहेगा मेरे भाई, ये विद्युत आवेग में ही जाता रहेगा। जाएगा विद्युत आवेग में, गया विद्युत आवेग में। अब यहाँ पे ये जो खाली जगह है मेरे भाई, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या होता है? हमारे पास भरा होता है सोडियम। क्या भरा होता है मेरे भाई? सोडियम।
इस खाली जगह में होता क्या है मेरे भाई, जो ये विद्युत आवेग आया था, जो ये विद्युत आवेग आया था, ये रासायनिक आवेग में फिर से बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रासायनिक आवेग में बदल जाता है। जैसे ही रासायनिक आवेग में बदलता है मेरे भाई, जैसे ही रासायनिक आवेग में बदलता है, मतलब केमिकल वाले सिग्नल बदलता है, तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये ध्रुवीयता फिर से ग्रहण कर लेती है, कोशिका काय को देती है, कोशिका फिर विद्युत आवेग में बदल देता है, फिर इस पूरी कोशिका में विद्युत आवेग बहता है, फिर लास्ट में जाके फिर से तंत्र बदल जाता है, रासायनिक आवेग में बदल जाता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को बताएंगे सभी? कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी बात समझ में आ गई। और कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मेरे भाई कि गुरुजी हाँ ये बात समझ में, और आपने बताई भी नहीं मेरे भाई, मैंने सारी चीजें बता दी। ठीक है आगे आ जाओ। देखो मेरे भाई, सिनेप्स में सोडियम भरा होता है, यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाता है, फिर रासायनिक संकेत से दूसरी कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है हाँ गुरुजी, किया जाता है ताकि यह आगे संचरित हो सके। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, दूसरी जगह तक संचरित होती है, स्थानांतरित होती है। कोई दिक्कत इसमें गुरुजी किसी को बताएंगे मेरे भाई? है मेरे भाई बताएंगे सभी? जब जीमा को नोता, हाँ जीमने का नोता है, भंडारे में जीमेंगे अपन आज। बताओ जीमने चलोगे तुम भी? हाँ ये क्लास तुम्हें शाम को मिलेगी, ना लायक हो आज, हमारा तो जीवना रह गया समझ लो। योर जीवना हैज लेफ्ट, और जीवना हैज लेफ्ट, बात नहीं। हाँ आज बहुत सारी रिटायरमेंट भी है, 31 तारीख है। तुम्हारे गुरुजी के पास जीवन आ रहा है, तुम इधर देखो ना, को अगली स्लाइड। चलो ये देखो, अब सिनेप्स की बात कर लेते हैं। गुरुजी सिनेप्स तो आपने बता तो दिया, अरे मेरे भाई और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में, ये सही डेफिनेशन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में अगर अपन बोल रहे हैं कि तंत्रिका अक्ष के लास्ट में खाली जगह होती है, कहना उचित नहीं। मान लो लास्ट वाली है, उसके बाद में खाली जगह होगी, क्या पता हो या नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या पता, क्या पता पूरा का पूरा खोजपात हो, है हमको पता है कैसा? कुछ भी नहीं पता। अभी नहीं पता तो हम सिनेप्स की बात करते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली जगह होती है। मुझे हमको तो इतना नहीं बता दे बस, थोड़ा थोड़ा से। तो मेरे भाई दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इस रिक्त स्थान में सोडियम भरा होता है मेरे भाई। क्या भरा होता है? सोडियम भरा होता है। क्या भरा होता है? सोडियम भरा होता है। यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाता है, फिर रासायनिक संकेत से दूसरी कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि चेंज होता रहता है। रासायनिक को ग्रहण करेंगे, विद्युत में बदलेंगे, पूरी तंत्रिका में जाएगा, फिर रासायनिक में बदलेंगे, फिर ग्रहण करेगी, कोशिका काय में भेजेगी, कोशिका काय तंत्रिका अक्ष से होता है उसके अंतिम सिरे पर भेजेगा, अंतिम सिरे पर सोडियम भरा होता है, सोडियम को विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में परिवर्तित करेगा, फिर तीसरी कोशिका के पास जाएगा। यही प्रक्रम चलता रहता है और सूचना आगे पहुंचती जाती है। अब आ जाते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग पर। तंत्रिका तंत्र के भाग पर मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का? गुरुजी दो प्रकार का। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है मेरे भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं मेरे भाई CNS। क्या बोलते हैं? CNS। अगर कोई स्मार्ट बने, कोई तुमसे पूछे, ध्यान रखेंगे इसको बोलते हैं CNS और इसको बोलते हैं PNS। NS का मतलब तो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। C का मतलब सेंट्रल और P का मतलब पेरिफेरल। क्या है मेरे भाई? पेरिफेरल। है हाँ गुरुजी ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोनों में कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब ये केंद्रीय तंत्र जो है ये भी दो चीजों से मिलकर बना है। जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है मेरे भाई, ये दो चीजों से मिलकर बना है गुरुजी। कौन से? तो मेरे भाई एक तो ये बना है हमारे मस्तिष्क से और दूसरा बना है मेरुरज्जु से। हमारे स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां से जुड़, वहां पे होता है। ठीक है हाँ गुरुजी ठीक है। तो एक तो है मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु। अच्छा स्पाइनल कोड जो बोलते हैं, अच्छा मस्तिष्क के कितने भाग है गुरुजी? मस्तिष्क के 3 भाग है भाई, आगे का, पीछे का, बीच का। आगे के को तो बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अग्र मस्तिष्क। मध्य का जो होता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और जो पीछे का होता है उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं गुरुजी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। सारी चीजें आ रही है, नहीं आ रही है तो बताएंगे। मैं फिर से प्रयास करूंगा तुम्हें समझाने का मेरे भाई, है ना? तुम्हें समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मेरे भाई। पहला बैच है मेरे भाई, ये मेरा पहला बैच है और मैंने कह दिया बेस्ट से बेस्ट देके जाऊंगा। 10th की क्लास किसी देख लेना, कोई सी भी देख लेना। मैं तुम्हें जो लिखा रहा हूँ, जो करा रहा हूँ, इस तरीके से अगर कोई करा दे तो मुझे बता देना। पूरे यूट्यूब पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरे एग्जाम तक अगर तुम्हें छोड़ तो मुझे बताना। ठीक है आ जाओ।
परिधीय तंत्रिका तंत्र मेरे भाई दो तरीके का, कौन कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और एक होता है मेरे भाई ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक मतलब तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। अच्छा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का गुरुजी? दो प्रकार का, अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय और परानुकंपीय। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जिन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण हो। ऐच्छिक का मतलब क्या है? जिन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण हो। ये कितने प्रकार का गुरुजी? दो प्रकार का, संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो किसी को दिक्कत है तो बताएंगे, लिखने के लिए लिख लेंगे, नहीं लेना लिखना ले लेंगे, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ो। देखो मेरे भाई टाइम हो गया 45, चलो 15 मिनट है। चलो देखते हैं मेरे भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो सीएनएस बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो देखें मेरे भाई, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह क्या है? तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेरे भाई अगर सेंट्रल में है, सेंटर में बैठा है, तो यह पूरे शरीर को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया मेरे पहले भाई कि जो तुम्हारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना है, मस्तिष्क से और तुम्हारे मेरुरज्जु से। ठीक है, आगे देखो, मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। अब भाई इसने बता दिया मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, तो मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना हुआ तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। जो मस्तिष्क है मेरे भाई वो किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमारा जो मस्तिष्क मिलकर बना हुआ है मेरे भाई, तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना हुआ तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है, जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। वही बात इसने बोली है, बस लिखने का तरीका बदला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यही बात इसने लिखी है। अच्छा, इसका वजन कितना होता है गुरुजी? इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक। ठीक है, लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी, लड़कियों में 1350 ग्राम होता है और लड़कों में 1400 ग्राम होता है। लड़कियों में दिमाग की कमी होती है, मतलब वजन में, है ना? ऐसे तो बड़ी चालाक होती हैं। हाँ गुरुजी कैसे पता? अरे नालायकों, चालाकी होती है भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे देखो मेरा किसी को इंटेंशन नहीं है, पहली बात तो है ना, कहीं डिसलाइक कर दो ऐसे ही गुरुजी तुम्हारी मनसूख कह दी अभी है। ये वाला सिस्टम नहीं करना, मजे की बात है, मजाक कर रहे हैं। 1350 ग्राम होता है मेरे भाई। बच्चे वगैरह जो होते हैं अलग अलग तरीके के, छोटा बच्चा है कितने साल का है उस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी मतलब कहीं पहले से 1400 ग्राम का बच्चा हुआ है, 600 ग्राम का दिमाग 1400 ग्राम का, ऐसे कैसे हो गए मेरे भाई? बच्चा 1.5 किलो का हुआ है, 1400 ग्राम तो उसका दिमाग हो जाएगा है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वजन की बात है ना, वजन की बात है, दिमाग के चलने करने की बात नहीं। आगे देखेंगे, मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। देखो मेरे भाई, मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मतलब कि जो हड्डियां ये तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब इन पे ऐसे मान लो ऐसे दिया तो ये तंत्रिका दब जाएगी, कोई नस दब जाएगी, दब जाएगी, हाँ गुरुजी। लेकिन इसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए भगवान बड़ा समझदार है, उसको प्रोटेक्ट कर दे। जैसे अपने ग्लास चढ़ा लेते हैं, वैसे ही इसने मस्तिष्क के ऊपर चढ़ा दिया हड्डियों का कवर, और उसको बोला गया क्रेनियम। कपाल भी बोलते तो हड्डियों कौन सी है? तो मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क जो होता है मेनिनजेस नामक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। किसके द्वारा ढका रहता है? मेनिनजेस नामक झिल्ली द्वारा। ध्यान से समझ लेंगे। और जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है? मेनिंजाइटिस रोग। क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। डाल के और लिख लेंगे हो तो नोट डाल के लिख लेना कि जब मस्तिष्क झिल्ली में या मस्तिष्क में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस में उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। पाठ 13 9वीं क्लास का 2 साल पहले का लिखा हुआ था, हम बीमार क्यों, वहां पर इसके बारे में बहुत बताया गया है, मेनिंजाइटिस के बारे में। अगर मस्तिष्क को इन्फेक्शन हो जाता है मेरे भाई तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, क्योंकि समय ये झिल्ली हो जाती है, झिल्ली में दिक्कत आने लग जाती है, झिल्ली आने लग जाती है, खराब हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इस मेनिंजेस नामक झिल्ली में अगर इन्फेक्शन ये खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। अब ये झिल्ली क्या करती है? अब देखो इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है झिल्ली के अंदर, मतलब ये जो
हमारा मेरे भाई ये क्रेनियम नामक झिल्ली, क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा ढका रहता है। और क्रेनियम नामक हड्डियों के क्या होता है मेरे भाई, झिल्ली होती है और तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड कहते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है जो मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से प्रदान करता है। तो पूछेगा मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन देता है, तो हम बोलेंगे क्रेनियम नामक जो हड्डी है, कपाल जो होती है, कपाल जो होती है, खोपड़ी जो होती है, वो हमारे मस्तिष्क को बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, आंतरिक सुरक्षा कौन करती है, तो आंतरिक जो स्पाइनल फ्लड करता है, कौन करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड करता है। आगे आ जाओ। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की क्षमता अर्थात नई कोशिका बनाने की क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि सेंट्रोसोम पाया जाता कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ध्यान से समझ जाएंगे मेरे भाई, तो हमारा मस्तिष्क है, तो कोशिकाएं हैं जनन की क्षमता पाई जाती है, इनमें विभाजन नहीं होता। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कट लगा, हमारी कोशिकाएं क्या होंगी? विभाजित होंगी, रोक लेंगी, जाएगा। हाँ गुरु जी, लीवर इससे ज्यादा तेजी से, जैसे आज लगा है तो तब जैसे आज जैसे मान लो यहाँ पे लगने पे, तो यहाँ पे लगने पे जल्दी हो जाता है। कोशिकाओं की वृद्धि है, कोशिकाओं का जो विभाजन होता है इस जल्दी से सही। लेकिन हमारे मस्तिष्क का क्या हाल है? इस मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का मेरे भाई ये हाल है कि जैसे इसमें चोट लगी, अगर चोट लग गई और अगर क्षति डैमेज हो, सेल जो है वो डैमेज हो गई, कोशिका बनने की क्या है इसमें बहुत कम है, मतलब नहीं बनने के बराबर। अगर कोशिका नहीं बनेगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्या करो, जैसे ही सर में देते हैं तो देखा होगा, जैसे ही सर में देते हैं और वो मतलब क्या होता है, सर में मारी है तुमने तो उसका समझ लो वो खत्म है, खत्म है मतलब डेथ। ठीक है, हाँ गुरुजी, आपको लुढ़क, अब मैं तुम्हें लुढ़का दूंगा, नालायक हो यहीं से, आ जाओ तुम। देखो समझ में आ गया मेरे भाई? अब क्यों होता है ऐसा, क्यों विभाजन नहीं होता गुरुजी? सेंट्रोसोम पाया जाता, ठीक है, और सेंट्रोसोम पाया जाता तो कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता तो मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता तो कोशिका नहीं बनती। तब हमारे जो मतलब जो भी कोशिका जो होगी वो अगर डैमेज हो गई, दोबारा नहीं बनेगी, हमारी मृत्यु हो सकती है। आगे देखेंगे। मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क मतलब मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? दो, कारापोरा, ठीक है, कारपोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्चिम मस्तिष्क के दो है मेरे भाई, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेंगेटा। क्या है? मेडुला ओब्लेंगेटा। ठीक है, हाँ गुरुजी, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ो। तो मेरे भाई अब अग्र मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? अग्र मस्तिष्क। तो ये मेरे भाई मस्तिष्क है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती है, पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें कपाल भी दिखाया है, प्रेमस्तिष्क दिखाया है, तीन झिल्ली भी दिखाई है। ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य पश्चिम मस्तिष्क है। पश्चिम मस्तिष्क में कौन सा नामक वो भी पाया जाता है भाई, ये है। ठीक है, ये मतलब इसको बोलते हैं मतलब अनुमस्तिष्क, मतलब पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो इसके जो भाग है उनके बारे में। अग्र मस्तिष्क अब ये काम क्या करता है? ये सोचने वाला मुख्य भाग है मेरे भाई, जो सोच काम है वो हमारे दिमाग में क्या याद कौन आ रहे हो, सोच पद है, पद है। तो ये सोचने का मुख्य भाग है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। देखना, सुनना और सूंघना किसके द्वारा किया जाता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। किसकी गतियों को नियंत्रित करता है? ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है मेरे भाई। ऐच्छिक पेशियों का मतलब है जिन पे हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, ठीक है, जिनको हम हमारी क्षमता के अनुसार, हमारी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल हैं, उनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां, उनको नियंत्रित करता है। इसे तीन भागों में बांटा गया है मेरे भाई। तो अग्र मस्तिष्क को भागों में देखो। सेरिब्रम, इस सेरिब्रम को ही हिंदी में बोलते हैं प्रेमस्तिष्क। भाई क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क का मतलब है मेरे भाई ये जो आगे तक का ये भाग है, ये आगे आगे तक का, इसको बोलते हैं प्रेमस्तिष्क। और ये सबसे बड़ा भाग होता है मेरे भाई। आ जाओ, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग अर्थात 6 मतलब 66% है मेरे भाई। कितना है? 66%। ध्यान से समझ लेंगे कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारे पूरे नोट डाल के लिख लेना, चाहे तुम्हारे दिमाग में नहीं रहे तो, कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है मेरे भाई हमारे शरीर का 2% होता है। कितना होता है? हमारे शरीर का 2%। और इस अग्र मस्तिष्क में मस्तिष्क की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तथा
भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है और सबसे विकसित भाग कौन सा है गुरुजी? प्रेमस्तिष्क है। कुल मस्तिष्क का कितना है? कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग है। 2/3 अर्थात 66% है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है मेरे भाई, ठीक है। प्रेमस्तिष्क जो होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। गुरुजी आपके तो भर भर के दे रखा है, हाँ मेरे दे रखा है, नालायकों में यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, नई चीजों को सीखना, ये देखो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। भय, कष्ट आदि जैसी समस्याओं का या जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। तो किस किस का? सोचने की समझने की क्षमता मेरे भाई, घृणा हो गया, कार्य करने की प्रेरणा हो गया, नई चीज हो गया, भय हो गया, कष्ट हो गया, कष्ट का मतलब दुख हो गया, ठीक है। तो सभी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है मेरे भाई? प्रेमस्तिष्क के द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। नोट डाल के देखो क्या लिखा अपन ने। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा हो, जिस मानव में, जिस अपने पास कोई भी में अगर सेरिब्रम अगर आवश्यकता से छोटा है मेरे भाई, अगर औसत जो वजन होता है उससे अगर कम है, तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। कैसा होता है? मंद बुद्धि है। मेरे दिमाग है, मेरे कमजोर है, मेरा अग्र कमी है, ठीक है, तो वो मंद बुद्धि का होता है। किसका होता है? मंद बुद्धि का होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कैसा होता है? मंद बुद्धि का। मतलब उनमें सेरिब्रम का जो आकार होता है, प्रेमस्तिष्क का जो आकार होता है मेरे भाई, उसका क्या होता है? औसत कम होता है, ठीक है। इसलिए उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मंद बुद्धि बोला जाता है। आ जाओ थैलेमस की बात करें, थैलेमस किसका काम करेगी? ध्यान रखना, ये ठंड का, गर्मी का, दर्द का आदि को बताती है। ठंड, गर्मी, दर्द आदि को बताती है, अर्थात बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है। क्या करती है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। अब यहाँ पे हमने देखो थैलेमस को हाइपोथैलेमस भाग के रूप में पढ़ा है, इसलिए मैंने कराता लिखा है। अगर ग्रंथि के रूप में लिखते तो करती लिखते, क्या लिखते? करती। देखो ये भाग है, ये तो ये भाग क्या करता है? थैलेमस वाला भाग यह ठंड, गर्मी, दर्द आदि को बताता है, अर्थात यह भारी वातावरण का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस की बात करें, यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बताओ कहाँ पे पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के समीप। देखो मेरे भाई ये पीयूष ग्रंथि ये रही और हाइपोथैलेमस रहा। ये लग रहा है किताब में देखेंगे, नीचे वाला तो है पीयूष, ऊपर वाला है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें आगे देखो क्या है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। आंतरिक तापमान का मतलब है मेरे भाई, अगर हमारे शरीर के तो क्या करेगा? ये चेंज करेगा, मतलब कि उसको तापमान को नियंत्रित करेगा, या तो पसीना निकाल के या फिर कैसे भी, ठीक है। तो नियंत्रण का काम कौन करता है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, नोट डाल के देखो। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण कहा जाता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है, भावनाओं का केंद्र कहा जाता है, फीलिंग्स का सेंटर भी कहा जाता है। तुम्हारी फीलिंग्स हाइपोथैलेमस है। जिस दिन मेरे हाथ में आ गई, मैं तुम्हारी बता दूंगा, तुम्हारी भावनाओं को बता दूंगा। अरे भावनाओं को बता दूंगा, भावना का नहीं है, भावना नाम गलती से अपने आप को बुरा मत मानना, मैं मजाक के रूप में कहता हूँ, है ना, ये सॉरी, ठीक है। कहीं गलती से मान लो वायरल वायरल हो जाओ, बाद में पता चले कि भावना नाम की लड़की। चलो आगे आ जाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कितने बड़े बड़े ख्वाब। अरे देख तो सकता हूँ, नालायक को नहीं हूँ, बात नहीं। चलो मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझ। जो अपना अग्र मस्तिष्क था वो तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा था, जिन पे अपनी इच्छाएं थी, ठीक है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को। देखो इसमें क्या होता है? 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या काम करता है? यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखने क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। इस क्रिया को क्या करता है मेरे भाई? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे सेरिब्रल पेंडिकल की बात कर लेते हैं। सेरिब्रल पेंडिकल में क्या होगा? यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु स्पाइनल कोड से जोड़ता है। सेरिब्रल पेंडिकल का एक ही काम है कि ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ देता है। तो अगर पूछ ले कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता कौन है, तो हम बोलेंगे सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। कौन सा हिस्से का भाग है? मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। किसका है? मध्य मस्तिष्क का। कार्पोरा क्या काम करता है? देखने सुनने क्रिया को नियंत्रित करता है। अब आ जाओ पश्चिम मस्तिष्क पे मेरे भाई। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब कि दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं, मध्य और ये। तो अगर मस्तिष्क तो बड़ा है ना मेरे भाई, तो ये दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो देखो ये भी क्या करता है मेरे भाई? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे रक्तदाब हो गया, लार आना तथा वमन, उल्टी, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। किससे होते हैं मेरे भाई? मेडुला ओब्लेंगेटे द्वारा क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम तो अलग था। सेरिब्रम का मतलब था प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम का मतलब है अनुमस्तिष्क। देखो
यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग, दूसरा भाग सेरिबेलम, ठीक है, मतलब अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क बड़ा होगा, अनुमस्तिष्क क्या होगा मेरे भाई, छोटा होगा। मतलब कि पहला बड़ा कौन सा भाग है, प्रमस्तिष्क है, उसके बाद में दूसरा बड़ा भाग कौन सा है मेरे भाई, अनुमस्तिष्क है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो मजे आ गए, आज तो आपने सर बोर नहीं किया, ठीक है मेरे भाई। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त है मेरे भाई। आ जाओ देखो, यह ये हो गया मेरे भाई। अब अनुमस्तिष्क देखो, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है, संतुलन बनाता है और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखेंगे कि मेडुला ओब्लेंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला ओब्लेंगेटा क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। अगर वो ऑप्शन में दे कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है, कार्पोरा होता है, सेरिबेलर पेंडिकल होता है, या फिर मतलब सेरिबेलम होता है, या फिर मेडुला ओब्लेंगेटा होता है, तो ध्यान से समझ लेंगे। मस्तिष्क का जो सबसे पिछला भाग होता है वो कौन सा होता है मेरे भाई, मेडुला ओब्लेंगेटा होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करता है, ठीक है मेरे भाई। यह उपापचय की क्रिया को, हृदय की धड़कन को, आहार नाल में पाचन को, क्रमानुकुंचन को, इनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। उपापचय क्रियाएं तुम्हें मैंने बताई थी, हृदय की धड़कन तुम्हें आसानी से पता ही है। आहार नाल हमारे घूमते और गुदा द्वार तक जो आहार नाल बोलते हैं, उसमें पाचन की द्वारा होगी मेरे भाई। कौन कराएगा, कौन आदेश देगा, मेडुला ओब्लेंगेटा देगा, ठीक है। और क्रमानुकुंचन खाते हैं तो हमारी ग्रासनली या आहार नाल होती है, उसका ऊपर नीचे फैलना, सिकुड़ फैलना, इस तरीके से कहलाता है क्रमानुकुंचन गति। आया मैंने 5वें चैप्टर में। चलो कौन सी की बात करते हैं, यह भी पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित तथा नियमित करता है। नियमित का मतलब रेगुलर रहती है और नियंत्रित करता है मेरे भाई, ठीक है। ये इनमें भाग लेता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक, हाँ गुरुजी आगे कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सारे प्रश्न जो देखो बनते मैंने तुम्हें बताया है, सारी चीजें मैं करने का प्रयास किया है। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं मेरे, यहाँ से समझ। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड, देखो 1 घंटा तो हो चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और रीडिंग करा देता हूँ, बाद में अगली बार जो रिवीजन है, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लास में तुम्हें एक्स्ट्रा डाल दूं वगैरह की, मतलब जैसे भी होगा डाल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। मैं बता दूंगा, आप जाके वहां पे देख लेना आगे पीछे, ठीक है। हाँ चलो देखो, स्पाइनल कोड मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है, जिसके उत्तक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। चलो आज मैं समझा देता हूँ, 1-1.5 घंटे की बात नहीं, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, समझना ही तो आज तो लिखना, कल की भी क्लास का समझाने का हो जाएगा, तो आधे घंटे जाएगी, फिर कल अपनी पूरी क्लास करेंगे, ठीक है ना। चलो, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है मेरे भाई। जो ये मेरुरज्जु बन रहा है, ये क्या है, बहुत सारी तंत्रिका है, इनका एक बेलनाकार बंडल है, जैसे तुम्हारे धागों का बंडल होता है, बेलनाकार बंडल है, किसका है मेरे भाई, तंत्रिका कोशिकाओं का, ठीक है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोकिकस तक गुजरते हैं। मेरुरज्जु कहाँ तक गुजरते, कोकिकस। कोकिकस का मतलब है मेरे भाई, यहाँ देखो मेरुरज्जु दिख रहा है, इसका जो कोकिकस क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोकिकस बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है, जिसके उत्तक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोकिकस तक गुजरते हैं, ये बात समझ में आ गई। मेरु तक गुजरेंगे मतलब ब्रेन से लेके और कोकिकस तक गुजरेंगे, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है, आगे आ जाओ मेरे भाई। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। शरीर की, हमारे शरीर की जितनी तंत्रिका हैं वो स्पाइनल कोड पे जाके जुड़ जाती है। कहाँ पे जाके जुड़ जाती है मेरे भाई, स्पाइनल कोड पे, या बोल दें कि स्पाइनल कोड हमारे शरीर की तंत्रिकाओं को जोड़ता है। आगे देखते हैं मेरे भाई, और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और किसके साथ मेरे भाई, मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय निर्माण करता है। इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। मैंने बताया था कि जो केंद्रीय तंत्रिका है वो सोचने के लिए काम करेगा, और उसके 2 भाग है, मस्तिष्क और क्या, मेरुरज्जु, क्या मतलब स्पाइनल कोड। तो मेरे भाई अगर पहला दिमाग मतलब मस्तिष्क है, वो पहला मस्तिष्क है, लेकिन दूसरा मस्तिष्क कह सकते हैं, इसको द्वितीय कह सकते हैं। तो सर मेरुरज्जु को, स्पाइनल कोड को। आगे देखेंगे, यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपन करता है, अर्थात यह उद्दीपनों मतलब सिग्नल्स का संचरण करता है। मेरुरज्जु करता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनको करता है। तो गुरुजी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है, आ जाओ। ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा से, एक तो तेजी से हो और बिना इच्छा से हो, वो क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, उबासी लेना, ठीक है, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ
पड़ने पर अचानक हटा लेना आदि। ठीक है मेरे भाई। हाँ गुरुजी। अभी मैं कह दूं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गोलगप्पा, इमली को पानी, टाटरी को पानी, नालायक को तुम्हारा मुमा को पानी। मैंने कही रसगुल्ला अरे ऐसे गर्म और भाई रसमलाई अरे मजे, तुम्हारे आ गए मुंह में पानी। तो ये क्या है मेरे भाई, अनैच्छिक क्रिया है, तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आ रहा है पानी। ओके बता दो तुम्हारे सामने से। हाँ तो खराब मत करो तुम, गोलगप्पा की मत करो, एक और चाय भी खा लो। मस्त है हाँ गुरुजी। चलो इधर देखो नालायक हो तुम। हाँ, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये चीज ध्यान रखने की बात है मेरे। ठीक है, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी, और मस्तिष्क से 12 जोड़ी, मस्तिष्क से 12 जोड़ी, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी। आ जाओ प्रतिवर्ती चाप की बात करते हैं मेरे भाई। प्रतिवर्ती क्रिया तो क्या हो गई, जो अचानक से होती है और अतिशीघ्र होती है। ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र और अचानक से मतलब बिना इच्छा से होती है, ध्यान से समझेंगे दोनों चीजों को। अतिशीघ्र होती है और अनैच्छिक रूप से होती है। ठीक है ना, आ जाओ। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है मेरे भाई। देखो इस तरीके से चित्र बताया मैंने, जैसे मैंने गर्म वस्तु को छुआ तो छूने के बाद में ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई, जैसे मैंने छुआ मैं इसको हटाऊंगा तो ये जो पूरी क्रिया हुई है इसके लिए जो ये पाथ काम में आया है, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो काम में आया है मेरे भाई, ये जो रास्ता काम में आया है सूचनाओं को ले जाने के लिए, उसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रतिवर्ती चाप। आ जाओ। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। अनुक्रिया का मतलब जैसे हाथ लगाया, हाथ लगाते अपन तुरंत हटा लेते। क्यों हटा लेते तुरंत, क्या थोड़ी देर बाद नहीं हटा सकते मेरे भाई? बाद के नहीं है। क्यों नहीं है बाद का सिस्टम? क्योंकि हमारे अंदर है प्रतिवर्ती चाप, मतलब एक रास्ता है जो क्या करता है, तुरंत सूचना को मस्तिष्क को पहुंचा देता है, मस्तिष्क तुरंत इस काम को तुरंत जल्दी से करवा देता है। तो किसके कारण हो रहा है ये गुरुजी? प्रतिवर्ती चाप के कारण। तो प्रतिवर्ती चाप क्या करता है, प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो अनुक्रिया के शीघ्र होने देता है, अनुक्रिया की गति को बढ़ा देता है मेरे भाई। तो देखो प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। ये प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में ही बनते हैं। कहां बनते हैं मेरे भाई? जो प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं, मतलब जो रास्ते बनते हैं वो कहां बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है मेरे भाई। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। आगे आ जाओ। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होता है जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका एक दूसरे से मिलती हैं। ये सभी तंत्रिकाएं बंडल के रूप में होती है, बंडल के रूप में। कैसे मिलेगी मेरे भाई? बंडल के रूप में होती है। आगे आ जाओ। अब देखो ये वाली चीज उस दिन रह गई थी अपनी, है ना? चलो देखो करा देता हूं। अब आ जाता है तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या आ जाता है मेरे भाई? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी और स्पाइनल कोड से कितनी निकलती थी? 31 जोड़ी। दोनों जब तंत्रिकाएं मिल जाती है तो हमारा बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि का मतलब क्या होता है गुरुजी? परिधि का मतलब जैसे मैं पूछूं व्रत की परिधि, पढ़ा होगा व्रत की परिधि का मतलब है इसके चारों ओर एक चक्कर लगा दें, है ना? वैसे ही हमारे शरीर की परिधि, परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब जो हमारे चारों ओर की जो हैं वो सारी क्या बना रही है? सारी की सारी जो पूरा पूरा सिस्टम चारों तरफ से मान लो इसको ऐसे इस तरीके से हाथ पैर सारे के ऊपर से ले लिया जाए तो ये परिधि हो गई मेरी। हाँ गुरुजी। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र है उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र है। मतलब कि मस्तिष्क की 12 जोड़ी और मेरे 36 जोड़ी, ये सारी तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है? बनाती है। और दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। एक होती है स्वायत्त या स्वतंत्र अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त या स्वतंत्र अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, मतलब इन पे किसी का अधिकार नहीं होता, इनको कोई भी वश में नहीं कर सकता। ये जो होनी है वो होनी है, इनको तुम रोक नहीं। ठीक है। दूसरी होती है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, जिन तुम्हारी इच्छाओं का नियंत्रण होता है, जिन पे क्या होता है? तुम्हारी इच्छा का नियंत्रण होता है। आ जाओ। स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र की बात करें, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र या ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र, ये सारे नाम मैंने लिखवा दिए। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। भाई मस्तिष्क से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें से कुछ मिलकर क्या बना लेती हैं? ये वाला तंत्रिका तंत्र बनता स्वायत्त तंत्र। क्या? आ जाओ। ये भी दो भाग होते हैं मेरे भाई। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होती है अनुकंपीय क्रिया और एक होती है परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया क्या होती है इसको समझेंगे। इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है मेरे भाई। क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है। जैसे मान लो तुम रात को सो रहे हो, तुम्हें आया सपना, तुम्हारे आगे आगा भूत आ गया, फिर कोई आ गया जिससे लग रहा है, फिर उठ आ जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, थरथराने लग जाते हो। हाँ गुरुजी। प्यास लगने लग जाती है, पानी पीते हो? चाय पीते हो? हाँ गुरुजी। वो है अनुकंपीय क्रिया। कौन सी है गुरुजी? अनुकंपीय क्रिया। गुरुजी ये तो बिल्कुल ही सरल होगी, समझ में आ गई। अरे मुझे पता है नालायक तुम फट्टू खाई ले, समझ में कौन आएगी तुमको? सपना ही ये चीज का आ जाओ।
इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है। देखते हो ना तुम, जैसे रात को पड़े पड़े और गिरो और गिरो और गिरो और बच गया यार, बच गया। ये सारी चीजें क्या हुई, तो हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है, जिससे हृदय की गति का तेज होना, हृदय तेज धड़कने लग जाता है, धड़कन तेज बढ़ जाती है। हाँ गुरु जी। लार ग्रंथियों से लार का कम बनना, सूखबा लग जाए, न्यूकरबा लग जाए, करें? हाँ गुरु जी करा। तो देखो मेरे भाई, हृदय की गति का तेज होना, लार ग्रंथियों से लार का कम बनना, ठीक है, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ गुरु जी, आज तो गुरु की हालत खराब है। तो आंखों का फैल जाना, आंखों का फैल जाना, अधिक पसीना आना, पसीना आ जाता है। गुरु जी आगा, ये बहुत बहुत गुरु जी, बहुत 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 बुरा सपना आया गुरु जी। है यहाँ, ठीक है। पैर थरथराने लग जाते हैं, कई बार पैर भी कांपने लग जाते हैं, फिर तो कौन काम पे, खैर बात अलग है। चलो आ जाओ आगे। आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अनुकंपीय क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकंपीय क्रिया। जब तुम सपना जग जाते हो, तुम्हारा से सारी चीजें सारी वापस सही हो जाती है, उसको अनुकंप, इसको परानुकंपीय क्रिया बोलते हैं। जब अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाती है तो इसे परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र देखो, वह तंत्रिका तंत्र जिस पर हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो। इच्छाओं का मतलब, ऐच्छिक का मतलब क्या है, जिस पर अपनी इच्छाओं का नियंत्रण हो, वो ऐच्छिक कहलाता है, ठीक है। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? एक तो होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक होता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। अब मेरे भाई अपन लिख रहे होंगे अपन कल, ठीक है, कल अपन यहाँ से पढ़ रहे होंगे संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। आज की क्लास को मेरे भाई देखना, और ये देखो पूरा रिवीजन है अब तक का जो पढ़ा है इस चैप्टर का, तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसी मुझे आशा है मेरे भाई। कोई चीज आती, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे साथ हमेशा हूं, ठीक है। कॉल करें, मैसेज करें, गुरुजी कमेंट करें, जो भी करना हो, कमेंट लाइक, और ये तो नहीं मत, है ना। और भाई देखो, और कोई अपने रिश्तेदार में अगर कोई रह रहा है, तो देखो मेरे भाई, मेरा उद्देश्य है सब तक मतलब ये सारी चीजें पहुंचा देना, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, लव यू ऑल। हाँ, कल तुम्हारे 11th क्लास की ज्योग्राफी की क्लास आने वाली है मेरे भाई। अगर कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, कोई 11th में, 11वीं क्लास में ज्योग्राफी की बेहतरीन क्लास आने वाली है, जिसमें सारी चीजें कवर करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर हो रहे होंगे, ठीक है, और मेन एग्जाम्स के जो वो भी कवर किए होंगे, मैं करूंगा उन, ठीक है। उसकी टेंशन आपको लेने की नहीं है। जिस तरीके से मेरे बैच चल रहा है उसी तरीके 11वीं को भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट कोर्स की नहीं कह रहा, डेट उनकी फिक्स है। जैसे आज क्लास हो गई तो भाई कि डेली क्लास हो जाए एक एक, तो बात है। तुम्हारे लिए मैथ की क्लास बुलानी है 3-4 घंटे, अगर मुझे देने के लिए तैयार हूँ अभी, ठीक है। जैसे अभी तो टाइम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। टेक केयर, लव यू ऑल। और आपने आज सभी ने इतना मस्त तरीके से पढ़ाने दिया है और पढ़वाया है मुझसे, है ना, और तुमने पढ़ा भी है, दिल लगा के पढ़ा है मेरे भाई, मुझे पता है। और इसके लिए मेरे भाई आज के लिए बहुत आभार। और राधा अष्टमी की बार फिर से दिल से शुभकामनाएं मेरे भाई। हाँ, वो मेरी है, इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। कोई बात नहीं, देखो मुझे धर्म से मेरा सीधे सीधा संबंध है, मैं बता रहा हूँ भाई आपको सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।